हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था किस तरह से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। और भ्रूण कोश में एक बार मैं दोबारा जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि भ्रूण कोश कैसे बन रहा था। सबसे पहले गुरु बीजाणु बना। गुरु बीजाणु 4 बने अर्धसूत्रण के बाद, और 4 में से 3 गुरु बीजाणु मुख्य मतलब अधिकांश पादपों में अपवासित हो जाते हैं। एक जो बचता है जो कैलाजल भाग की ओर होता है, उसमें और विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के बाद 3 बार समसूत्रण होता है। 3 बार समसूत्रण के बाद उसमें 8 केंद्रक बनते हैं, जिसमें से 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं, और फिर ऊपर और नीचे 3-3 जो केंद्रक होते हैं उसमें बाद में भित्ति का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से ये संरचना अपन को दिखती है। ठीक है, तो आज उसी से जुड़ा हुआ भाग अपन आगे करते हैं। पहले तो मैं एक भ्रूण कोश का डायग्राम बना रहा हूं और एक बार उसको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहा हूँ। देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 कोशिकाएं होती हैं। ये जो बीच में कोशिकाएं होती हैं, बीच में कोशिका होती है, इसको अपन ने कहा था अंड कोशिका, है ना। और बाकी जो बाजू में है उसको अपन ने कहा था सहायक कोशिका। फिर इसके नीचे जो 3 होती हैं ये कहलाती है एंटीपोडल सेल, जिसको अपन प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं। और बीच में होते हैं 2 ध्रुवीय केंद्रक, जिनके ऊपर कोई भित्ति नहीं होती, जिनके ऊपर कोई भी भित्ति नहीं होती। अच्छा, यहाँ जो सहायक कोशिका है, जैसे ये एक सहायक कोशिका है, और इसका जो आधार वाला भाग होता है यहाँ पे ये तंतु रूप समुच्चय होता है, मतलब फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। और ये फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है ये पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। पराग नलिका इस तंतु रूप समुच्चय के कारण सहायक कोशिकाओं से होते हुए अंदर आती है। ठीक है, इनकी संख्या बदल सकती है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अपन कोशिकाओं की बात करें तो एक हो गई अंड कोशिका, 2 हो गई सहायक कोशिकाएं, ये 3 कोशिकाएं हो गई। 3 कोशिकाएं यहाँ पे हो गई, प्रतिव्यासांत कोशिका 3 हो गई, तो टोटल हो गए 3 ऊपर 3 नीचे 6 कोशिकाएं। और अंदर की तरफ ये एक ध्रुवी केंद्रक वाली एक कोशिका, अगर इसको अपन माने, क्योंकि इसके आसपास जो होती है एक परत जैसी संरचना होती है, तो कुल मिला के यहाँ पे 7 कोशिकाएं हो गई। तो ये एक 7 कोशिकीय संरचना। और अगर केंद्रक की बात करें, केंद्रक यहाँ पे कितने हो गए, ये ऊपर यहाँ पे 1 2 3 केंद्रक हो गए, और नीचे भी 3 केंद्रक हो गए, तो 3 3 6, और 2 केंद्रक बीच में हो गए ध्रुवी केंद्रक। तो यहाँ पे टोटल 8 केंद्रक हो गए और 7 कोशिकाएं हैं। तो इसे अपन कहते हैं 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना। सात कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना ये कहलाती है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, और ये है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन जिसे अपन द्वि निषेचन भी कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ अपन पढ़ते हैं त्रिसंलयन। यानी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए, थोड़ा सा पहले एक पिक्चर इमेजिन करिएगा। ठीक है, जैसे ये अपन ने बनाया था भ्रूण को, ये अपन ने बनाया था बीजांड इस तरह से, और इसके अंदर अपन ने बनाया भ्रूणकोश ऐसा, ये अपन ने भ्रूणकोश बनाया। ठीक है, जो परागकण होता है, परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। टोटल उसमें 3 केंद्रक होते हैं, जिसमें 2 नर युग्मक वाले केंद्रक होते हैं। और पराग नलिका मैंने आपको बताया था कि अधिकांश केसों में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। जैसे मान लीजिए पराग नलिका यहां से प्रवेश कर रही है, मतलब ये ऊपर वर्तिकाग्र वाला भाग हो गया, ये वर्तिका वाला भाग हो गया, वर्तिका में अंदर पराग नलिका यहां से प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इसके पास 2 नर युग्मक हैं, ये मान लीजिए 2 नर युग्मक, और यहां पे है कौन सा, सहायक कोशिका और अंड कोशिका। तो पराग नलिका सबसे पहले सहायक कोशिकाओं के द्वारा
बीजांड में प्रवेश करेगी सहायक कोशिकाओं के द्वारा, क्यों करेगी? क्यों वहीं से बस कर सकती है? वैसे तो और भी जगह से कर सकती है, पर सहायक कोशिका के पास तंतु रूप समुच्चय होता है, जिसके कारण वो कुछ पदार्थों का स्रवण करता है और वो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करती। तो यहां पे मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, पराग नलिका सहायक कोशिकाओं में उपस्थित पराग नलिका सहायक कोशिकाओं में उपस्थित तंतु रूप समुच्चय के कारण, तंतु रूप समुच्चय के कारण मतलब इसलिए तो कि तंतु रूप समुच्चय जो होता है वो कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रवण करता है जो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बीजांड द्वार से सहायक नलिका में प्रवेश करती है। अच्छा, ये सहायक नलिका जैसे यहाँ पे दो हैं, तो इसमें से एक सहायक नलिका जो होती है वो अपवासित होती है, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है और उस अपवासित सहायक नलिका से ये प्रवेश करते हैं। अब जैसे ये अंदर आती है, जैसे मान लीजिए ये सहायक नलिका हो गई एक, ये अंड कोशिका हो गई और ये एक सहायक नलिका हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहां से पराग नलिका से ये दो नर युग्मक यहां से प्रवेश कर रहे हैं, तो यहां पे जो पहला नर युग्मक है, ये नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका, पहला वाला तो अंड कोशिका से संलयित हो गया और दूसरा वाला जो होता है वो सहायक नलिका से निकलता हुआ अंदर जो ध्रुवी केंद्रक हैं उनसे संलयित हो जाता है। तो पहला नर युग्मक जब अंड कोशिका से संलयित होगा तो यहाँ पे एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि अंड कोशिका अगुणित, नर युग्मक अगुणित, दोनों मिलकर एक द्विगुणित कोशिका बनाएंगे। जबकि दूसरा वाला जो नर युग्मक है, अंदर जो दो ध्रुवी केंद्रक मतलब द्विगुणित हो गया और एक नर युग्मक वाला केंद्रक आएगा उससे संलयित होगा, तो टोटल 3 केंद्रकों वाली संरचना यानी त्रिगुणित संरचना बनेगी, जिसे अपन कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो बाद में भ्रूणपोष में बदल जाता है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को लिखता हूं यहां पे। पराग नलिका से एक केंद्रक अंड कोशिका से संलयित होता है। पराग नलिका से एक केंद्रक मतलब यहां पे नर युग्मक से मतलब है। अंड कोशिका से संलयित होता है और एक द्विगुणित संरचना बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो पहला नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से संलयित हो गया और उसने युग्मनज का निर्माण किया, जबकि दूसरा नर युग्मक जो होता है
ये दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से, जो केंद्र में होता है, ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित संरचना बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, शॉर्ट में इसको पीईएन कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा आप, ये त्रिगुणित संरचना होती है और युग्मनज तो अपन को पता है कि द्विगुणित होता है। अब ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो कि भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये भ्रूणपोष जो कि अपन जानते हैं कि ये एक ऐसा ऊतक है जिसमें भोज्य पदार्थ संचित रूप में होता है और युग्मनज उस भ्रूणपोष को खाकर बढ़ता जाता है। अच्छा, इसमें भ्रूणपोष का निर्माण पहले होता है, मतलब युग्मनज धीरे धीरे बनता है, जब तक वो बनता है तब तक भ्रूणपोष बन चुका होता है, क्योंकि भ्रूणपोष के पास संचित भोज्य पदार्थ है जिसको खाकर युग्मनज वृद्धि करेगा, विकसित होगा। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख देता हूँ। भ्रूणपोष ऊतक में संचित भोज्य पदार्थ होते हैं एवं युग्मनज से पहले बनता है। ठीक है, युग्मनज से ये पहले बनता है और युग्मनज इसे खाकर लेकर वृद्धि करता है, विकसित होता है। अब देखिए यहाँ पे दो बार निषेचन हो रहा है, मतलब एक बार एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ और दूसरी बार जो युग्मक है वो जो ध्रुवी केंद्रक है उससे संलयित हुआ। दो बार यहाँ पे निषेचन हो रहा है, जिसके कारण इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। दो बार संलयन होने के कारण इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दो बार निषेचन तो हो रहा है, यहाँ पे दोहरा निषेचन कह दिया अपन ने। और जब ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक ये संलयित होते हैं, नर युग्मक और साथ में ध्रुवीय केंद्रक जो कि दो थे, ये जब संलयित हुआ और इसके कारण भ्रूणपोष बना, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो स्टेप है, इसको अपन कहते हैं त्रिक संलयन।
इसको अपन कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 केंद्रक यहाँ पे भाग ले रहे हैं। अगर अपन टोटल दोहरा निषेचन में केंद्रकों की बात करें तो टोटल केंद्रक, ऐसे कितने केंद्रक हैं जो दोहरा निषेचन में भाग ले रहे हैं, थोड़ा आप सोचिए। देखिए, एक नर युग्मक हो गया, एक अंड कोशिका हो गई, नर युग्मक और अंड कोशिका 2 केंद्रक हो गए, संलेत होकर जो युग्मनज बना। दूसरा नर युग्मक हो गया, 3 केंद्रक हो गए, और दूसरा नर युग्मक जो है वो अंदर 2 ध्रुवी केंद्रकों से, मतलब 2 ध्रुवी केंद्रकों से संलयन करता है, मतलब टोटल 5 केंद्रक हो गए। तो कुल 5 केंद्रक दोहरा निषेचन में भाग लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कुल 5 केंद्रक दोहरा निषेचन में भाग लेते हैं। एक और पॉइंट, दोहरा निषेचन की सबसे पहले जो खोज की थी ये नवाशिन और गिगनार्ड ने की थी। दोहरा निषेचन सर्वप्रथम नवाशिन एवं ग्विगनार्ड, ध्यान रखिए ये ग्रिगनार्ड नहीं है, केमिस्ट्री वाले नहीं है, ये ग्विगनार्ड है। ये लीलियम और फ्रिटिलेरिया, इसे लीलियम एवं फ्रिटिलेरिया पादप में सबसे पहले देखा गया। तो खोज की थी इसकी नवाशिन और गिगनार्ड ने, और पादप जो थे वो लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादप में इसे खोजा गया था। एक और पॉइंट इसका जो कई बार क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह आवृत बीजी पादप, मतलब एंजियोस्पर्म पादपों में होने वाली घटना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी 2-3 बार कहीं कहीं किसी किसी ईयर में आया है। आवृत बीजी पादप जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उनमें ये मुख्यतः ये घटना पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं होती, न जिम्नोस्पर्म में, न टेरिडोफाइट में, न किसी और पादप में। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले एक नर युग्मक पराग नलिका से आया और वो अंड कोशिका से संलयित हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ जो कि द्विगुणित कोशिका है। दूसरा नर युग्मक सहायक कोशिका से प्रवेश करता हुआ अंदर आ गया और उसने अंदर ध्रुवी केंद्रकों को संलयित किया और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण किया, और इसके कारण एक त्रिगुणित संरचना बनी। यही जो भ्रूणपोष है, ये त्रिगुणित संरचना बनती है। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ होता है जिसको खाकर युग्मनज वृद्धि करता है, ग्रो करता जाता है। अब क्योंकि संलयन 2 बार हो रहा है इसलिए इसे अपन दोहरा निषेचन कहते हैं। इसे सबसे पहले नवाशिन और गिगनार्ड ने खोजा था, और पादप जो थे जिसमें खोज की गई थी वो थे लीलियम और फ्रिटिलेरिया। ये एंजियोस्पर्म पादप का मुख्य लक्षण है, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट में ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती। कुल टोटल इसमें 5 केंद्रक भाग लेते हैं, ठीक है, और 2 बार निषेचन होता है। तो ये हो गया दोहरा निषेचन के बारे में। देखिए कई केसेस ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 नर युग्मक अंदर प्रवेश किए, सहायक कोशिका से वो अंदर आए। ये हो सकता है कि एक केंद्रक, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो और दूसरा नर युग्मक अंदर ध्रुवी केंद्रक से संलयित ना हो पाए और अंदर वो जो तरल भाग होता है वहीं पे प्रेजेंट रह जाए। ये बिल्कुल हो सकता है। कई बार ऐसी घटना भी देखने मिलती है जिसमें 2 पराग नलिकाएं प्रवेश करती हैं
और दो पराग नलिकाओं में से एक एक नर युग्मक, मतलब एक पराग नलिका आई, उसका एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलेत हुआ, दूसरी पराग नलिका आई, उसका नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक से संलेत हुआ। मतलब इसमें दो अलग अलग पराग नलिका में एक एक नर युग्मक अपना प्रभाव दिखा रहा है, एक अंड कोशिका से संलेत हो रहा है और दूसरा अंदर ध्रुवी केंद्रक से संलेत हो रहा है। ऐसा भी केस मिलता है। कई बार यह भी केस देखने मिलता है कि पराग नलिका से नर युग्मक अंदर प्रवेश कर रहे हैं पर संलयन नहीं हो रहा। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं, पर उतना डिटेल में हमें अभी नहीं जाना है। जितना काम का था अपन ने सब यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। देखिए, जब पराग नलिका प्रवेश करती है बीजांड द्वार से, ये तो सामान्यतः मतलब ज्यादातर पादपों में देखा जाता है, तो इस प्रक्रिया को कुछ नाम दिया जाता है। जैसे जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तब इसे अपन नाम देते हैं पोरोगैमी। जब पराग नलिका कैलाजा से प्रवेश करती है तब इसे अपन कहते हैं कैलाजोगैमी। और जब ये अध्यवरण के द्वारा प्रवेश करती है तब इसे अपन कहते हैं मीजोगैमी। ज्यादातर पादपों में पोरोगैमी यानी बीजांड द्वार के द्वारा ही वो प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब देखिए, अपन ने देखा भ्रूणपोष जो बन रहा था, अब भ्रूणपोष के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के बारे में मैं स्टार्टिंग से इसमें पॉइंट लिख रहा हूं। यह दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के पश्चात बनने वाली संरचना है। यह त्रिगुणित होती है। त्रिगुणित होता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। इसमें संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। अच्छा, ये त्रिगुणित होता है, ये त्रिगुणित होता है आवृत बीजी पादपों में, मतलब एंजियोस्पर्म में। पर अगर अनावृत बीजी पादपों की बात करें तो भ्रूणपोष वहां पे बनता है, परंतु वो अगुणित होता है। अनावृत बीजी पादपों में यह अगुणित होता है। ठीक है, अनावृत बीजी पादपों में यह अगुणित होता है, जबकि उसमें त्रिगुणित होता है। अब कई जगह तो ये पथरीला भी होता है, जैसे भ्रूणपोष पथरीला होता है। जो खजूर होता है उसमें अंदर जो हार्ड पार्ट होता है उसको अपन भ्रूणपोष कहते हैं, तो वहां पे वो पथरीला होता है। कुछ पादप ऐसे भी है जिसमें ये द्विगुणित होता है। ठीक है, और कई पादपों में तो ये अनुपस्थित भी होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अनावृत बीजी पादपों के लिए, आवृत बीजी पादपों के लिए ये दो मुख्य जो याद करने हैं आपको। अब इसके बाद
भ्रूणपोष के अगर प्रकार देखें तो इसमें ऐसे होते तो कई प्रकार हैं, पर अपन मुख्यतः दो प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला होता है मुक्त केंद्रीय प्रकार और दूसरा होता है कोशिकीय प्रकार। ये दो प्रकार होते हैं, मुक्त केंद्रीय और कोशिकीय प्रकार। देखिए मुक्त केंद्रीय में क्या होता है, जैसे ये भ्रूणपोष बना, ठीक है, ये हो गया भ्रूणकोश और अंदर बना भ्रूणपोष। यहां युग्मनज बनेगा, यहां पे युग्मनज बनेगा और ये भ्रूणपोष बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। भ्रूणपोष को अपन एंडोस्पर्म कहते हैं इंग्लिश में। तो यहां पे ये एंडोस्पर्म बन रहा है। अब इस एंडोस्पर्म का जो केंद्रक है, इस भ्रूणपोष का जो केंद्रक है, उसमें विभाजन होगा और विभाजन के बाद कुछ केंद्रकों का निर्माण होने लगता है। जैसे ये केंद्रक बना, इस तरह से केंद्रक बनता जाता है ऐसा। और फिर जब पूरे केंद्रक बन चुके होते हैं, जब पूरे केंद्रक बन जाते हैं, तो केंद्रक बनने के बाद फिर यहाँ पे भित्ति का निर्माण शुरू हो जाता है, कुछ ऐसा। ये भित्ति बन रही है अब, ऐसे यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब एक बार केंद्रक जब बन जाते हैं तब उसमें भित्ति का निर्माण होता है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का केंद्रक विभाजित होता है कई सारे केंद्रक बनाता है एवं अंत में केंद्रकों के चारों ओर भित्ति बनने लगती है। इसको अपन कहते हैं मुक्त केंद्रीय प्रकार। और इसका एग्जाम्पल है नारियल का जो तरल भाग होता है, नारियल में जो पानी वाला भाग होता है, नारियल में पानी वाला भाग होता है, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया मुक्त केंद्रीय प्रकार। अब दूसरा आता है कोशिकीय प्रकार। कोशिकीय प्रकार में केंद्रक विभाजन के बाद केंद्रक विभाजन से कई केंद्रक बनते हैं एवं साथ साथ भित्ति निर्माण भी होता है। मतलब यहां पे जब अपन ने देखा था तो ये बन तो रहा है बहुकोशी की संरचना तो ये बन रही है, पर यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले सारे केंद्रक बन गए, उसके बाद फिर भित्ति निर्माण हो रहा है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये हो गया एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जैसे यहाँ पे केंद्रक बना तो इसके साथ फिर भित्ति बन जाएगी, फिर ऐसे, मतलब इस तरह से संरचना, केंद्रक बनता जाएगा और साथ में भित्ति भी बनती जाएगी। ये संरचना हमको यहाँ पे देखने ऐसे मिलती है।
इस तरह से। नारियल में जो सफेद वाला भाग होता है वो इसका उदाहरण है। एक और प्रकार इसका होता है, हालांकि वो बहुत कुछ पादपों में, मतलब एक बीजपत्री पादपों के कुछ सदस्यों में ही देखा जाता है, और उसको अपन कहते हैं हेलोबियल प्रकार। हेलोबियल प्रकार जो होता है उसमें कुछ जगह पे मुक्त केंद्रीय अवस्था देखी जाती है, जबकि कुछ जगह पे कोशिकीय प्रकार उसका देखा जाता है, और वो मोनोकॉट में होता है। ठीक है। अब भ्रूणपोष के आधार पर बीजों को दो तरह से डिवाइड किया गया है। भ्रूणपोष अगर उपस्थित रहेगा, मतलब युग्मनज जब भ्रूणपोष को खाता है, और या तो खाने के बाद या तो वो उसको पूरा खत्म कर देगा, और या तो कुछ मात्रा उसकी अवशेष कुछ उसके रह जाते हैं। अगर युग्मनज पूरा भ्रूणपोष खा जाता है तो जो बीज आखिरी में बनता है उसे अपन कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। जैसे सेम हो गया, मटर हो गया, इनमें अभ्रूणपोषी बीज देखा जाता है। जबकि जो अरंड होता है, कैस्टर होता है, उसमें भ्रूणपोषी बीज होता है, मतलब वहां पे भ्रूणपोष कुछ शेष रह जाता है। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है भ्रूणपोषी बीज। जब बीज में भ्रूणपोष शेष रह जाता है, जब बीज में भ्रूणपोष शेष रह जाता है तो उसे भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अरंड यानी कैस्टर। जबकि दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज। ये अभ्रूणपोषी बीज जो होता है, जब बीज में भ्रूणपोष पूरा समाप्त हो जाता है, यानी युग्मनज उसको पूरा उपयोग कर लेता है। जब युग्मनज विकसित होते समय पूर्ण भ्रूणपोष उपयोग कर लिया जाता है, तो ऐसे बीज को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इसका उदाहरण मटर, सेम आदि। ठीक है।
तो भ्रूणपोष दो प्रकार का, एक तो मुक्त केंद्रीय और दूसरा कोशिकीय। नारियल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दो प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नारियल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दो प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष की स्थिति के आधार पर, मतलब वो उपस्थित होगा या नहीं होगा, इसके आधार पर दो प्रकार का बीज होता है। पहला, जब युग्मनज विकसित होते समय पूरा भ्रूणपोष उपयोग कर लेता है, ठीक है, जब पूरा उपयोग कर लेता है तो उसे अपन कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज, यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसका उदाहरण है मटर और सेब। और जब कुछ मात्रा में भ्रूणपोष शेष रह जाता है, मतलब पूरा वो नहीं खा पाता, पूरा उपयोग नहीं कर पाता, तो ऐसे बीज को अपन कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, और ये कैस्टर में देखा जाता है, अरंड में देखा जाता है। तो ये आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर कंप्लीट किया दोहरा निषेचन त्रिक संलयन के बारे में, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन अपन आखिरी में करेंगे, इस चैप्टर के आखिरी में करेंगे, जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जिस तरह के, और गुणिता के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा दोहरा निषेचन त्रिक संलयन और भ्रूणपोष के बारे में, और आने वाली क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।